हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल जीके ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्रॉन्ज एज के बारे में। ब्रॉन्ज एज विच इज़ पॉपुलरली नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। इससे पहले कि हम अपना वीडियो आगे बढ़ाएं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हड़प्पा सिविलाइजेशन में आज हम क्या क्या कवर करेंगे। हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर उसके जोग्राफिकल एक्सपेंशन को कवर करने जा रहे हैं, टाउन प्लानिंग को कवर करेंगे, एग्रीकल्चर को कवर करेंगे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को कवर करेंगे, टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट को कवर करेंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स को कवर करेंगे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को कवर करेंगे, उनकी पॉलिटी को कवर करेंगे और साथ ही साथ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, हड़प्पन स्क्रिप्ट, पॉटरी, सील्स, वेट एंड मेजरमेंट एंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर करेंगे। और साथ ही साथ हम उनकी मेजर साइट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हड़प्पन सिविलाइजेशन जोग्राफिकल एक्सटेंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1921 में राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने हड़प्पा सिविलाइजेशन की साइट्स पर सबसे पहले एक्सकेवेशन स्टार्ट की। जो पहली एक्सकेवेशन स्टार्ट की गई वो दयाराम साहनी द्वारा स्टार्ट की गई एट द साइट ऑफ हड़प्पा। और सबसे पहली रेलिक्स जो मिली हमें वो हड़प्पा से मिली, इसलिए इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया। साथ ही साथ दूसरी साइड पर राखालदास बनर्जी ने भी, जिसे हम मोहनजोदाड़ो या माउंड ऑफ डेड के नाम से भी जानते हैं, एक्सकेवेशन स्टार्ट की। क्योंकि वहाँ एक्सकेवेशन थोड़ी सी बाद में स्टार्ट हुई, इस वजह से इस पूरी सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन रख दिया गया। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो पहल हमें जो डिस्कवरीज हुई हैं वो ज़्यादातर डिस्कवरीज इंडस या इंडस की ट्रिब्यूटरी के आसपास हुई हैं। इस वजह से हम इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी जोग्राफिकल एक्सटेंशन के बारे में पढ़ते हैं कि कितनी बड़ी सभ्यता थी ये, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ बात करें तो सबसे पहले वेस्ट में एक जगह आती है, एक साइट आती है जिसका नाम है सुतकगंदोर, जो कि आज के बलूचिस्तान में बिल्कुल नीचे जाके अरेबियन सी के पास सिचुएटेड है। और अगर हम ईस्ट की बात करें तो इसकी एक्सटेंशन जो है वो आज के मेरठ के पास एक साइट है जिसे हम आलमगीरपुर के नाम से जानते हैं, वहाँ तक जाती है। यानी कि वेस्ट में सुतकगंदोर और ईस्ट में आलमगीरपुर इन मेरठ। अगर हम दूसरी तरीके से भी बात करें कि टोटल मिला के इन दो साइट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो वेस्ट टू ईस्ट अगर हम चलते हैं तो हमें 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखाई देता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब हम बात करते हैं नॉर्थ से साउथ के बीच में। नॉर्थ में जो हमें एक साइट देखने को मिलती है वो साइट है मंदा, जो आज के जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है। और अगर हम साउथ की एक्सटेंशन तक की बात करते हैं या एक्सटेंट तक की बात करते हैं तो वो हमें दायमाबाद महाराष्ट्र तक जाती हुई दिखाई देती है। अगर उनका डिस्टेंस देखें तो वो 1400 किलोमीटर के आसपास है। तो चलिए एक एक करके हम अपने पॉइंट्स को भी पढ़ लेते हैं। फ्रॉम वेस्ट इट हैड सुतकगंदोर नियर गल्फ ऑफ केम्बे एंड इट एक्सटेंड टू ईस्ट अप टू आलमगीरपुर नियर मेरठ इन यूपी, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ, वेस्ट टू ईस्ट। फ्रॉम नॉर्थ मंदा इन जम्मू एंड कश्मीर टू साउथ इट एक्सटेंड अप टू दायमाबाद इन महाराष्ट्र, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट कवर्ड approximately 1600 kilometer and from north to south it covered approximately 1400 किलोमीटर। ये बात भी मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे।
The area covered by this civilization is approximately 12 lakh 99,600 किलोमीटर। यानी कि जो एरिया है, जोग्राफिकल एरिया, ये जो कवर करती है वो टोटल मिलाकर 12,99,600 किलोमीटर के आसपास का है। फिफ्थ पॉइंट में हमने बताया है कि इट इज 20 टाइम बिगर देन द एरिया कवर्ड बाय कंटेम्परेरी इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड 12 टाइम बिगर देन कंबाइंड एरिया ऑफ कंटेम्परेरी इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। अगर आप बात करें जोग्राफिकल एरिया की, तो जो एरिया है हड़प्पा सिविलाइजेशन का वो अपनी कंटेम्प्रेरी इजिप्ट सिविलाइजेशन से 20 टाइम बिगर है, और इजिप्ट और मेसोपोटामिया दोनों के सिविलाइजेशन के जोग्राफिकल एरिया को कवर कर ले तो उससे ये 12 टाइम बिगर है। तो इससे पता लगता है कि ये सिविलाइजेशन कितने बड़े क्षेत्रफल में फैली हुई थी। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। So far, 2,800 sites of the Harappan civilization has been discovered, out of which very few are now situated in Pakistan. Majority of the sites are in India after independence. अगर आपको बताऊं कि हड़प्पा की अभी तक हमने 2,800 साइट्स के ऊपर एक्सकेवेशन की हैं। कुछ साइट्स छोटी हैं, कुछ साइट्स बड़ी हैं, कुछ साइट्स प्री हड़प्पन एज से बिलोंग करती हैं, कुछ मैच्योर हड़प्पन एज से बिलोंग करती हैं और कुछ पोस्ट हड़प्पन एज से बिलोंग करती हैं। इनमें से आफ्टर इंडिपेंडेंस 406 साइट्स जो हैं आज पाकिस्तान में सिचुएटेड हैं, और आफ्टर इंडिपेंडेंस 616 यानी कि 616 साइट्स जो हैं अब भारत के अंदर सिचुएटेड हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जो लोग कहते हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यानी कि इस सिविलाइजेशन का कंसंट्रेशन इंडस रिवर या उसकी ट्रिब्यूटरी के आसपास था, ये बात भी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि जो हमें मैक्सिमम साइट्स का कंसंट्रेशन देखने को मिलता है वो इंडस और गंगा के बीच में एक रिवर सिस्टम था जिसे हम सरस्वती रिवर सिस्टम कहते थे। उसके आसपास के एरिया के अंदर हमें मैक्सिमम साइट्स का कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। इसी वजह से कुछ हिस्टोरियन इसे सरस्वती कल्चर भी कहने लग गए थे, जो कि सही नहीं है। इसे आज भी इंडस सिविलाइजेशन के नाम से ही जाना जाता है। नंबर 7 पॉइंट में हमने लिखा है वी फाइंड 3 स्टेजेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, दैट इज प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड पोस्ट हड़प्पन सिविलाइज स्टेज और फेज। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमें प्री हड़प्पन स्टेज देखने को मिलती है, मैच्योर स्टेज देखने को मिलती है हड़प्पा की, और फिर उसके बाद जब हड़प्पा सिविलाइजेशन की मैच्योर स्टेज खत्म हो गई तो हमें पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन की भी फेजेस देखने को मिलती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं उसकी टाउन प्लानिंग के बारे में। ऑल द हिस्टोरियंस एग्री ऑन दिस पॉइंट दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। चालकोलिथिक पीरियड की तरह ये रूरल सिविलाइजेशन नहीं थी। नंबर 2 पॉइंट में all the sites of Harappan civilization have uniformity with respect to use of burnt brick. That means the houses were या are built with burnt bricks. हड़प्पन सिविलाइजेशन की सभी साइट्स में एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है कि सारी की सारी साइट्स में जो कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया था, चाहे वो ड्वेलिंग हाउस हो या पब्लिक प्लेसेस हों, उनके ऊपर वो सारा का सारा जो था वो बर्न्ट ब्रिक के इस्तेमाल के साथ किया गया था। ये जो बर्न्ट ब्रिक हैं, ये बर्न्ट ब्रिक जो हैं सिर्फ हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके जो कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन थी, चाहे वो इजिप्ट की हो, मेसोपोटामिया की हो, वहाँ पर बर्न्ट ब्रिक का इस्तेमाल देखने को नहीं मिलता। मेसोपोटामिया में एक दो जगहों पर देखने को मिलता है, लेकिन इतना वाइड स्प्रेड बर्न्ट ब्रिक का इस्तेमाल देखने को हमें नहीं दिखता जितना कि हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। The streets make a grid system, that means each street cut the another street at right angle.
जो टाउन प्लानिंग थी वो कुछ इस तरीके से थी कि हर स्ट्रीट एक दूसरी स्ट्रीट को राइट एंगल पे काट रही थी और एक ग्रिड सिस्टम यानी कि एक क्यूब की फॉर्म में हमारे सामने एक शहर की फॉर्मेशन दिखाई देती है। All the sites of Harappan civilization have well established drainage system। हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक और सबसे बड़ी खासियत जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर हमें एक वेल एस्टेब्लिश्ड ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो अपनी सैनिटेशन को लेके कितने जागरूक थे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। We can divide the structure found at Harappan site in three different categories, that is private structure, big private structure with smaller units around it and public structure। यानी कि हम तीन तरीके के स्ट्रक्चर देखते हैं, एक छोटे स्ट्रक्चर जो कि प्राइवेट लोगों के रहने के लिए थे, एक बड़े स्ट्रक्चर जिनके आसपास कुछ छोटे स्ट्रक्चर भी थे और एक थे पब्लिक स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। The most important public place of Mohenjo-daro seems to have been the Great Bath comprising the tank which is situated in the Citadel Mount। तो अब मैं आपको मोहनजोदाड़ो के बारे में बता दूं। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की वो साइट है जहां पर सेकंड नंबर पे एक्सकेवेशन की गई। ये जो एक्सकेवेशन की गई इसे माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। ये राखाल दास बनर्जी द्वारा की गई। जब हम मोहनजोदाड़ो की एक्सकेवेशन कर रहे थे तो हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा पब्लिक जिसे हम कहते हैं एक ग्रेट बाथ देखने को हमें मिला खुदाई के दौरान। इसके ग्रेट बाथ के बीचों बीच एक टैंक बना हुआ था। दोनों किनारों पर स्टेप्स थे, जो स्टेप्स इस ग्रेट बाथ के बेस तक जाते थे और इस ग्रेट बाथ के साइड में हमें कुछ चेंजिंग रूम्स भी मिले जहां पर शायद क्लोथ्स वगैरह को चेंज किया जाता होगा उस समय के लोगों के द्वारा। और साथ ही साथ एक रूम मिला जिसके अंदर एक वेल मिला एडजेसेंट टू दिस ग्रेट बाथ, जहां से शायद इस ग्रेट बाथ को फिल किया जाता था। इट इज़ मीजर 12 इंटू 7 मीटर यानी कि 12 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है। अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर डीप है विद फ्लाइट्स ऑफ द स्टेप एट द आइदर एंड ऑफ द सरफेस, जो कि सरफेस तक चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टेप्स दोनों किनारों पे कोनों पे बने हुए हैं दोनों साइड पे ऑपोजिट, और वो सरफेस तक यानी कि बेस तक जाते हैं। एंड देयर आर साइड रूम्स फॉर चेंजिंग द क्लोथ्स। द फ्लोर ऑफ द बाथ वाज मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। Water was drawn from a large well in the adjacent room and an outlet from the corner of the bath led to drain। जैसे मैंने बताया कि एक वेल एस्टेब्लिश्ड ड्रेनेज सिस्टम हमें देखने को मिलता है, तो इसके कोने पे भी हमें एक आउटलेट देखने को मिलता है, जिस आउटलेट से इस पानी को ड्रेन करके बाद में मेन ड्रेनेज सिस्टम के साथ जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। A large tank also found at धौलावीरा which can be compared with the Great Bath of मोहनजोदाड़ो। हमें धौलावीरा के अंदर भी एक बड़ा टैंक देखने को मिलता है जो कि सिमिलर टू दिस ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो जैसा लगता है, लेकिन वो इतना कंपैरेटिवली साइज में बड़ा नहीं था जितना कि ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो था। इसी ग्रेट बाथ से हमें यह भी पता लगता है कि शायद इस ग्रेट बाथ की जो रचना है या क्रिएशन है वो रिचुअल्स के लिए की गई होगी, क्योंकि बाथ का किसी भी रिचुअल से पहले हमारे हिंदू समाज के अंदर बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। In Mohenjo-daro, the largest building is granary, measuring approximately 46 meter long and approximately 15.5 meter wide। हमें मोहनजोदाड़ो में एक बड़ी ग्रेनरी भी देखने को मिलती है जो कि सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है मोहनजोदाड़ो के अंदर, जो 46 मीटर लॉन्ग एंड 15.5 मीटर वाइड है। इस ग्रेनरी से हमें ये पता लगता है कि शायद जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो ग्रेन बेस्ड इकोनॉमी थी। शायद वहाँ पर टैक्सेस की कलेक्शन भी ग्रेन्स के बेस पर ही की जाती थी, और जो वहाँ पर
ट्रेड एंड कॉमर्स था वो भी शायद बार्टर सिस्टम इन ग्रेन ही चला करता था। इन हड़प्पा वी फाइंड 2 rows of 6 granaries at the south of the granaries. At Harappa lay working floor consisting of rows of circular brick platform. These are evidently meant for threshing the grain. हड़प्पा में भी हमें ग्रेनरीज देखने को मिलती हैं, लेकिन जो हड़प्पा की ग्रेनरीज हैं वो 6 ग्रेनरीज 2 रो में बनी हुई हैं, जो कि एक बड़ी ग्रेनरी की तरह नहीं बल्कि 6 छोटी ग्रेनरीज की फॉर्म में 2 रोज के अंदर बनाई गई हैं। अगर हम इन 12 की 12 ग्रेनरीज का एरिया कवर करके चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि इसका टोटल कवर्ड एरिया जो है वो ग्रेट ग्रेनरी ऑफ मोहनजोदड़ो के लगभग बराबर ही आ जाता है। और उसी के साथ इसी ग्रेनरी के ये जो रोज हैं ग्रेनरी, इनके साउथ में हमें कुछ ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म देखने को मिले हैं जो सर्कुलर हैं, जहां से हमें लगता है कि शायद इन प्लेटफॉर्म्स को ग्रेन्स को थ्रेश किया जाता था, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म के जो छेद थे उनमें हमें व्हीट एंड बार्ले के एविडेंसेस देखने को मिले हैं। इन द साउथ पार्ट ऑफ कालीबंगन टू देयर आर ब्रिक प्लेटफॉर्म विच मे हैव यूज्ड फॉर ग्रेनरी। कालीबंगन में भी हमें इसी तरीके के ब्रिक प्लेटफॉर्म देखने को मिले हैं जो शायद ग्रेनरीज की तरह इस्तेमाल किए जा रहे थे। अगले पॉइंट पे चलते हैं, हड़प्पन टाउन प्लानिंग के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन एंड सरकोटडा सजेस्ट there were gateways in different directions in the citadel and around the fortification wall. हमें गेटवेज दिखाई देते हैं जो कि साइज में बड़े थे, जहां से लोग सिटाडेल के अंदर आ जा सकते थे या सिटी से बाहर आ जा सकते थे। टाउन प्लानिंग की बात करें तो टाउन प्लानिंग पे एक बात और आपको बता दूं कि हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में हमें वेस्ट साइड पर सिटाडेल देखने को मिलता है और जो ईस्ट साइड है वहाँ पर हमें लोअर टाउन देखने को मिलता है। जो सिटाडेल है शायद वो रूलिंग क्लास के लिए बनाया गया हो और जो डाउन टाउन है या लोअर टाउन है शायद वहाँ पर आम पब्लिक या जो पीजेंट्स थे वो रहा करते थे। इन लोथल ए हड़प्पन सिटी we have found a very big structure considered to be the dockyard, which clearly suggests that they have maritime trade with the other contemporary civilization. लोथल जो कि गुजरात में साइट है, जो कि आज के बिल्कुल अरेबियन सी के साथ लगता हुआ है, अगर हम वहाँ पर देखें तो हमें एक बड़ा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो शायद से डॉकयार्ड था, जहाँ से मैरीटाइम ट्रेड किया करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग। यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का मेसोपोटामिया, सुमेरिया के लोगों के साथ मैरीटाइम ट्रेड फ्लोरिश कर रहा था उस समय में। एक जगह का और जिक्र आता है जिसका नाम है दिलुमन। दिलुमन शायद आज का बहरीन था, जहां पर हड़प्पन लोग मिडवे रुककर आगे फर्दर सुमेर और मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड किया करते थे। तो चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन की एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। टुडे द इंडस रीजन इज नॉट सो फर्टाइल बट द प्रॉस्पर विलेजेस एंड द टाउन ऑफ द पास्ट टेस्टिफाई दैट इट वाज ए फर्टाइल लैंड इन एंशिएंट टाइम। हड़प्पन सिविलाइजेशन के अगर हम आज की साइट्स पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि वो लैंड इतना फर्टाइल नहीं है, लेकिन उस समय में शायद वो लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल था और बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट से घिरा हुआ था, जिस वजह से वहाँ पर जो एग्रीकल्चर थी वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हो रही थी और उनकी जो कंप्लीट इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी और साथ ही साथ वो ट्रेड एंड कॉमर्स का भी इस्तेमाल या ट्रेड एंड कॉमर्स भी कर रहे थे विद अदर कंट्रीज या अदर सिविलाइजेशन। The Indus people sowed seed in the floodplain in November and reap their harvest of wheat and barley in April. वो नॉर्मली नवंबर के महीने में
अपनी फसल को बोया करते थे और अप्रैल के महीने में वो अपनी फसल को काट लिया करते थे, क्योंकि उसके बाद दोबारा से इंडस रिवर के अंदर फ्लड आ जाया करता था। और इसी फ्लड के आने की वजह से जो इंडस के आसपास का रीजन था, वहाँ पर जो एरिया था वो एक फर्टाइल प्लेन बना हुआ था। नो हो or plow has been discovered, but the pharaoh discovered in the pre-Harappan site at Kalibangan indicate that the fields were plowed in Rajasthan during the Harappan period। वैसे तो हमें कोई हो या प्लो हड़प्पन साइट्स पे देखने को नहीं मिला, लेकिन कालीबंगन में, जो कि एक प्री हड़प्पन और मेच्योर हड़प्पन साइट भी रही है, वहाँ हमें फरोज देखने को मिले हैं, जिससे ये सजेस्ट होता है कि हड़प्पन लोग जो थे अपनी फील्ड को प्लो किया करते थे, या यूं कहें कि शायद वो लकड़ी के प्लो से अपनी फील्ड्स को प्लो किया करते थे। Probably they used the wooden plow drawn by oxen and camels। यानी कि वो जो लकड़ी का प्लो था उसका इस्तेमाल किया करते थे, जिसे वो या तो ऑक्स से ड्राइव करते थे या कैमल से ड्राइव किया करते थे। दे आर cultivating wheat, barley, rye, peas, etc. In addition, sesame and mustard were also grown। वो ज़्यादातर कौन सी क्रॉप्स उगा रहे थे? वो व्हीट, बार्ले, राई, पीज वगैरह उगा रहे थे। इसके अलावा हमें सिसमम एंड मस्टर्ड के भी एविडेंसेस देखने को हड़प्पन साइट से मिलते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। इन लोथल वी हैव फाउंड द एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन। हमें लोथल, जो कि एक गुजरात में साइट है, वहाँ से हमें राइस कल्टीवेशन के भी एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। द इंडस पीपल वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। यानी कि इंडस सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो कॉटन को भी प्रोड्यूस कर रहे थे और उनको कॉटन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो चलिए, ये था इंडस पीपल की एग्रीकल्चर के बारे में कंप्लीट जानकारी। अब हम बात करेंगे वो कौन से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर रहे थे। हड़प्पन पीपल वर डोमेस्टिकेटिंग ऑक्सन, बफेलोज, गोट, शिप एंड पिग्स। तो हड़प्पन लोग जो बेसिकली डोमेस्टिकेट कर रहे थे एनिमल्स को, उसमें ऑक्स आ जाता है, बफेलो आ जाती है, गोट्स आ जाते हैं, शीप्स आ जाती हैं और पिग्स आ जाते हैं। ऑक्स वो इस्तेमाल कर रहे थे अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, और साथ ही साथ कैमल भी वो अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इस्तेमाल कर रहे थे। और बाकी के जो एनिमल हैं वो या तो उनको मिल्क दे रहे थे या उनके लिए मीट का काम कर रहे थे। हम्प्ड बुल वर फेवरेट बाय हड़प्पन एंड दे वर आल्सो डोमेस्टिकेटिंग डॉग, कैट, कैमल एंड एसेस। हम्प्ड बुल उनका फेवरेट एनिमल माना जा सकता है, क्योंकि हमें जो उनकी सील्स मिली हैं उसमें हम्प्ड बुल के पिक्चर्स को हमने देखा है, जिससे ऐसा लगता है कि वो लोग हम्प्ड बुल को बहुत लाइक करते थे, क्योंकि वो उनकी फील्ड्स को कल्टीवेट करने में हेल्प करता था। साथ ही साथ हमें डॉग, कैट, कैमल और एसेस का भी एविडेंसेस देखने को मिले हैं हड़प्पन साइड से। कैमल और एसेस और ऑक्सन, ये तीन ऐसे एनिमल्स हैं जिनको शायद वो बर्डन ऑफ बीस्ट की तरह इस्तेमाल करते थे। बट दे वर नॉट एक्वेंटेड विद हॉर्स, लेकिन वो हॉर्स के बारे में जानकारी नहीं रखते थे। दे वर एक्वेंटेड विद राइनोसोरस। इन गुजरात वी हैव फाउंड द एविडेंस दे वर डोमेस्टिकेटिंग एलिफेंट। उनको राइनोसोरस के बारे में इंफॉर्मेशन थी, उनको टाइगर के बारे में इंफॉर्मेशन थी, और ऐसे एविडेंसेस भी देखने को मिले हैं कि गुजरात में जो उनकी साइट्स हैं, चाहे वो धौलावीरा हो, चाहे वो लोथल हो, जहाँ पर हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के भी डोमेस्टिकेशन ऑफ एलिफेंट के भी साइंस देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन की ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन को पढ़ा।
हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ा, उनकी एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा और उनके डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में जो बाकी के बचे हुए पॉइंट्स हैं हम वो कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।